बच्चों यहीं पे कल हमने स्टॉप किया था क्लास, राइट बच्चों? यस सर। यस। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बच्चों इसी क्वेश्चन का एक पॉसिबिलिटी बनता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 आइडेंटिकल बॉल्स अमंग 3 पर्संस। देखो ध्यान दो, अभी तक कोई कंडीशन नहीं दी गई थी। कैन यू सी द चेंज? यस सर। इस केस में आंसर कितना आएगा बच्चों? सर 9C2। क्लियर है सभी को? इस बार जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, दैट इज 9C2। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को इस इनफाइनाइटली मेनी से प्रॉब्लम होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चों देखो, मान लो रेड से x1 बॉल सेलेक्ट की, ग्रीन से x2 बॉल सेलेक्ट की और ब्लैक से x3 बॉल सेलेक्ट की, तो इनका समीशन मिलके 10 के बराबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन इज इस इनफाइनाइटली मेनी का क्या इस्तेमाल है, थोड़ा समझते हैं। इस बात को समझने के लिए एक सिनेरियो लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन सेम है, बॉल इनफाइनाइटली मेनी हटा दिया है। पहली लाइन सेम है, फिर से लिख ही देता हूं।
बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है इस केस में नंबर ऑफ वेज जो होगा वो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस होगा। चेक करिए बच्चों प्लीज। Yes, sir. अब ध्यान देना बच्चों, x1 जो है 0 से 7 के बीच में, तो मैं कह रहा हूं 0 इसकी लोअर लिमिट है, 7 अपर लिमिट है। x2 0 से 8 के बीच में, 0 लोअर लिमिट है, 8 अपर लिमिट है। इसी तरह से x3 के लिए 0 लोअर लिमिट, 9 अपर लिमिट है। व्हाट आई एम सेइंग, ये जो प्लस साइन सेलेक्ट करने वाला आइडिया है, ध्यान से समझना बच्चों, ये लोअर लिमिट को तो हैंडल कर लेता है लेकिन अपर लिमिट को हैंडल नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? थोड़ा समझने की कोशिश। Yes, sir. क्या किया था हमने? 5, जैसे मान लो x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 करना था, तो अगर मैं कंडीशन दे दूं कि x1 1 से 3 के बीच में होना चाहिए और x2 भी 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, तो बच्चों जब हमने 5 को 1 1 1 के समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तब ध्यान दो बच्चों, ये वाला प्लस साइन हम नहीं चूज कर सकते। समझ में आ रही है बात बच्चों? क्योंकि इस केस में x1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये जो प्लस साइन सेलेक्ट करने वाला तरीका हमने फॉलो किया, ये लोअर लिमिट हैंडल कर पाएगा लेकिन अपर लिमिट हैंडल नहीं कर पाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इस वजह से हमें एक दूसरा मेथड चाहिए होगा। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहां इनफाइनाइटली मेनी बॉल्स अवेलेबल होने से फायदा क्या हुआ? ध्यान देना कि अब हमारे ऊपर अपर लिमिट कुछ नहीं रह गई। हम चाहें तो 10 के 10 बॉल्स रेड के ही सेलेक्ट कर सकते थे, या ग्रीन के सेलेक्ट कर सकते थे, या ब्लैक के सेलेक्ट कर सकते थे। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, sir. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मान लो अगर इस क्वेश्चन में जो रेड के 7 बॉल्स हैं, अगर इसकी बजाय 12 रेड के बॉल्स, 15 ग्रीन के बॉल्स और 17 ब्लैक बॉल्स होते, मैं कह रहा हूं तब भी हमारा क्वेश्चन वही रहता जो पिछला क्वेश्चन था। Yes, sir. इनफाइनाइटली मेनी होने से और इतने होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे हम बस ये इंश्योर कर रहे हैं, ये होने से, कि जितने बॉल सेलेक्ट करने हैं वो सभी के सभी रेड या ग्रीन या ब्लैक सेलेक्ट किए जा सकते हैं, यानी हमें कोई अपर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चों अगर ये बात समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ूं। प्लीज रेस्पॉन्ड Yes. बच्चों। Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान देना बच्चों, मैंने बात किया था आपसे परम्यूटेशंस में, हमने 3 पार्ट्स किए थे बच्चों। पहला पार्ट था परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन। दूसरा पार्ट था परम्यूटेशन विद रेपिटेशन। और तीसरा पार्ट था परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच सम आर आइडेंटिकल।
क्लियर है बच्चों सभी को? Yes, sir. कॉम्बिनेशंस में हमने आज तक सिर्फ एक पार्ट डिस्कस किया, दैट इज कॉम्बिनेशन विदाउट रेपिटेशन। बच्चों इस केस में नंबर ऑफ वेज एनपीआर आता है। इस केस में अगर एन ऑब्जेक्ट्स को number of permutations of n objects n distinct objects taken are at a time with repetition की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? N power R. और इस केस में आपको याद होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 एंड सो ऑन फैक्टोरियल p के फॉर्मूला बनता है। कॉम्बिनेशन विदाउट रेपिटेशन के केस में एनसीआर बनता है। अब बच्चों हमें बात करनी है कॉम्बिनेशन विद रेपिटेशन। The number of combinations of n distinct objects taken R at a time with repetition. थोड़ा समझते हैं बच्चों के क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों मान लो 5 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल हैं। चेक करना बच्चों। अगर इन दोनों को कंपेयर करें बच्चों तो n की वैल्यू कितनी होगी इन दोनों सिनेरियो को? बच्चों प्लीज रेस्पॉन्ड करिए तभी बात बनेगी। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? n की यहाँ से बच्चों ध्यान दो। 50. 50 बच्चों 5 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम है। मान लो एक दुकान में गए, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, जो भी है, टूटी फ्रूटी, इस तरह से ब्रिक्स रखी हुई 5 फ्लेवर की आइसक्रीम, और आपको 10 ब्रिक टोटल खरीदनी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को वनीला बहुत पसंद है तो मैंने 10 की 10 वनीला ही ले ली। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। जरा इसको समझते हैं नेक्स्ट लाइन से, उसके बाद शायद आपको कंपैरिजन समझ में आएगा।
देखना बच्चों, कंपेयर करो। सर 5 होगी। बिल्कुल बच्चों, n की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। 5 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। बच्चों प्लीज रेस्पॉन्ड, नहीं समझ में आ रहा है तब भी रेस्पॉन्ड करो, समझ में आ रहा है तब भी रेस्पॉन्ड करो। जिन लोगों को क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड। और जिनको नहीं क्लियर है वो लोग बताएं क्या नहीं क्लियर है। आदित्य, युवराज, उद्धव। सर एक बार दोबारा बता दो सिचुएशन। सिचुएशन ये है बच्चों, अच्छा देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम विदाउट रेपिटेशन लिखते तो क्या होता। एन ऑब्जेक्ट्स थे, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उनमें से सिंपली हमें आर सेलेक्ट करने थे एनसीआर तरीके से। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, एन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमें इसमें से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने। तो पहले टाइप का थोड़ा समझेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। क्या वैल्यू आएगी वो हम बाद में लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन पहले लिख देते हैं। हैंड्स डाउन कर लो बच्चों। मान लो जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनके नाम हैं, पहले टाइप के ऑब्जेक्ट का नाम है A1, दूसरे टाइप का A2, तीसरे टाइप का A3 एंड सो ऑन AN। ये ऑब्जेक्ट्स A1 टाइप में से हमने X1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, A2 टाइप में से X2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, और AN टाइप में से XN ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। और हमें टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं बच्चों, R। तो मैं कह रहा हूं इन सभी का समीशन मिलके R होना चाहिए। ध्यान दो बच्चों, जब हम विद रेपिटेशन कर रहे हैं यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। सत्यम, हैंड डाउन। आदित्य, युवराज, बात समझ में आ रही है ये अभी? यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन इज कि x1 की वैल्यू क्या हो सकती है। भाई अगर पहले टाइप का मुझे ऑब्जेक्ट पसंद ही नहीं है तो हो सकता है मैं उसका एक भी पीस ना लूं। इसी तरह से दूसरे टाइप का एंड सो ऑन एन टाइप का। तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ वेज जो होगा वो इस सिस्टम के नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. इतना होगा इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, अगर कल का डिस्कशन क्लियर है तो। ध्यान देना बच्चों, 0 0 0 है तो यहाँ पे पहले 1 1 1 बनाना पड़ेगा। प्लस एन माइनस वन सर R plus N minus 1 CN minus 1। बिल्कुल ठीक बात है। देख लो 1 1 1 यहाँ पे भी ऐड करोगे तो यहाँ पे R प्लस एन आ जाएगा। इसको 1 1 1 के समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो इतने प्लस साइन आएंगे, और उनमें से हमें चूज कितने करने, n माइनस 1।
किसी को कोई डाउट है बच्चों प्लीज बताइए। ये मैं कल ही खत्म करना चाह रहा था लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी को डाउट है प्लीज आस्क। इसको नोट कर लो बच्चों। अगर आप लोगों को ये बात क्लियर हो तो आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो रिमार्क के साथ शुरुआत कर रहा हूं। पहली बात, वेरिएबल है x, इसको बाउंडेड कहते हैं अगर ये एक नंबर से हमेशा बड़ा हो और एक दूसरे नंबर से हमेशा छोटा हो। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं। अल्फा को क्या कहेंगे बच्चों? लोअर बाउंड ऑफ x। और बीटा को कहेंगे अपर बाउंड ऑफ x। दूसरी बात हम कह रहे हैं limitation of the previous method of finding number of integral solutions.
ये पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर अपर लिमिट इन्वॉल्व है तो चूजिंग सेलेक्टिंग प्लस साइन वाला आइडिया वर्क नहीं करेगा। तब कैसे हैंडल करना होगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो बच्चों इसके लिए हम आइडिया जो यूज करते हैं वो है यूज ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। यूज ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। और इसके लिए हम एक रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली इस रिजल्ट को ही आपको समझना है। नंबर ऑफ इंटीग्रल solutions of the equation बच्चों क्या आप सभी देख पा रहे हो कि इस बार वेरिएबल्स पे एक लोअर लिमिट भी इन्वॉल्व है, एक अपर लिमिट भी इन्वॉल्व है। Yes. Yes. इज इक्वल टू थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। पहली नजर में ये रिजल्ट बड़ा ही अजीब लगता है।
बच्चों इस सिस्टम को हम इक्वेशन ए का नाम दे रहे हैं और इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम बी का नाम दे रहे हैं। एक्सप्रेशन को, ऑफ कोर्स ये इक्वेशन तो है नहीं। और अब मैं इसका रीजन लिखने जा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूं बच्चों। पहले लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन और उसके बाद फिर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टेढ़ा है ये एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा इन्वॉल्व करना होगा अपने आप को, थोड़ा ध्यान देना होगा, समझना होगा। किसी को बिना समझाए ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है क्या? Yes. भाभी को समझ में आ रहा है? ऑलराइट, somebody else? Yes, sir. Piyush, okay. Somebody else? बच्चों 2 बार 3 बार 4 बार इस बात को पढ़ लो, 3 ही लाइन लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. कुछ और लोगों को समझ में आ रहा है? That's good. मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बहुत आसान बात है, ये तो सबको समझ में आना ही चाहिए। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, मैं अपना एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें ढेर सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए गए हैं? तो ये जो पहला ब्रैकेट है, ज्यादा मतलब डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सी जो बात कह रहा हूं उसको सुनने
और एग्री करने की जरूरत है और रेस्पॉन्ड भी करने की जरूरत है, जिससे मुझे भी क्लियर होता चले कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। मैं कह रहा हूं जो पहला ब्रैकेट है, मैं कह रहा हूं ये वेरिएबल x1 के करेस्पॉन्डिंग ये ब्रैकेट है। Yes, sir. पहला ब्रैकेट Yes, sir. वेरिएबल x1 के करेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट जो है वो वेरिएबल x2 के करेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट है, और एंड सो ऑन। ये mth ब्रैकेट जो है ये वेरिएबल xm के करेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट। Yes, sir. नाउ ध्यान से सुनो, Yes, sir. बाकी सब भूल जाओ। मैं कह रहा हूं बच्चों अगर 3 4 5 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने होते हैं तो मैं कह रहा हूं कि इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखना चाहें इस एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन बी को, तो मुझे एक्सपैंड करते समय करना क्या होगा, मुझे पहले ब्रैकेट के हर एक टर्म को दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, और इससे जितने भी मल्टीप्लिकेशंस आएंगे अब उनमें से हर एक को तीसरे ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक सारे मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। Yes, sir. एंड देन आई एम Yes, सेइंग जब मल्टीप्लाई करके सभी को एक्सपैंड कर लेंगे तो हर एक टर्म जो होगा, मैं कह रहा हूं वो m नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। हर एक Yes, sir. Yes, sir. m नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। एंड एक बात की गारंटी है कि जो m नंबर्स का प्रोडक्ट है, कोई भी एक टर्म उठाओ वो m नंबर्स का प्रोडक्ट है, उनमें से एग्जैक्टली एक नंबर पहले ब्रैकेट से आया होगा, दूसरा नंबर दूसरे ब्रैकेट से आया होगा, एंड सो ऑन, mth नंबर mth ब्रैकेट से आया होगा। कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं हो सकता जिसमें एक ही ब्रैकेट से दो टर्म आए हों मल्टीप्लाई में। Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कह रहा हूं, Yes, sir. ध्यान से सुनना बच्चों, मैं कह रहा हूं कि मान लो अगर कोई एक स्पेसिफिक टर्म हमने लिया और उसमें पहले ब्रैकेट से t पावर x1 आया है, दूसरे ब्रैकेट से t पावर x2 आया है, ऊपर वाली बात भूल जाओ, a पार्ट में क्या लिखा था वो भूल जाओ, एंड सो ऑन, यहां से t पावर xm आया है, तो मैं कह रहा हूं ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। Yes. ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, और मैं कह रहा हूं इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इसका कोएफिशिएंट आएगा वो तो 1 आएगा। एक पर्टिकुलर